Hello everyone, I am Neeraj Kumar Kathal and you are watching For Nurses Preparation YouTube channel. Today is 16 April 2021. Today's important nursing MCQs are: Question number 1. Transfer of frustration due to not meeting goals with another person or weaker object is known as. यदि आप किसी समय किसी चीज़ में असफल होते हैं और अपनी इस असफलता की फ्रस्ट्रेशन को दूसरे पर्सन या वीकर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये सिचुएशन या डिफेंस मैकेनिज्म क्या कहलाती है? प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिस्प्लेसमेंट. याद रखिएगा, प्रोजेक्शन जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें हम कारण को किसी और के ऊपर निर्भर कर देते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट कंडीशन में हम वीकर ऑब्जेक्ट की तरफ अपनी फ्रस्ट्रेशन को मूव कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. लैरेंजियल एयरवे लोकेशन. लैरेंजियल एयरवे कहाँ लोकेटेड होता है? सुप्राग्लॉटिक, ग्लॉटिस, एंडोट्रेकियल या फिर इनफॉर्मेलिटीज. The right answer is option A, supraglottic. Laryngeal airway supraglottic region में located रहता है. Question number 3. A case of gangrene foot removal in OT usually schedule. एक गैंग्रीन फुट का पर्सन है जिसमें फुट रिमूवल करना है, तो इस प्रोसीजर को हम OT में किस समय शेड्यूल करेंगे? At the end, at the beginning, as per the convenience of the surgeon, as per the roll number of the day. The right answer is option B, at the beginning. फुट रिमूवल के प्रोसीजर को हम यूजुअली दिन की शुरुआत में शेड्यूल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following drug is used together with another anesthetic agent? नीचे बताई गई कौन सी दवा को हम दूसरे एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए एट्रोपिन, ऑप्शन बी फेंटाइल, ऑप्शन सी फेनेंटोइन, ऑप्शन डी फिनोबार्बिटॉन. The right answer is option B, फेंटाइल. Question number 5. Lactation act as a natural contraceptive for in lactating mothers for how many days? ऐसी माताएं जो कि अपने नवजात शिशुओं को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, लैक्टेशन करवा रही हैं, तो इस ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन के कारण उन महिलाओं में कितने समय तक कॉन्ट्रासेप्शन रहेगा या फिर ये प्रोसीजर कितने समय तक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करवाता है? ऑप्शन ए 60 days, option B 42 days, option C 90 days, option D 75 days. The right answer is option D 75 days. Natural contraception given by the lactation process for approximately 75 days. Question number 6. In a burn patient, fluid loss occurs due to. बर्न के मरीजों में फ्लूइड लॉस कब होता है, किस वजह से होता है? ऑप्शन ए इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, ऑप्शन बी इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन सी पैरालाइटिक इलियस एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन डी नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी. बर्न होने पर बर्न पेशेंट के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, यानी कैपिलरीज एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि आर्टरी को वेन से जोड़ती हैं. आर्टरीज को वेन से जोड़ने वाली ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं, और बर्न होने पर इन कैपिलरीज की जो परमिएबिलिटी है, पारगम्यता है, फ्लूइड के अंदर या बाहर आने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो बढ़ जाती है. इस वजह से जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होता है और इस वजह से पर्सन के अंदर
फ्लूइड लॉस देखने को मिलता है। बर्न पेशेंट के अंदर फ्लूइड लॉस का मुख्य कारण इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी को माना जाता है। हु कॉइन्ड द टर्म सीजोफ्रेनिया? सीजोफ्रेनिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? क्रेपलिन, सैंडर, ब्यूलर, मेयर ग्रॉस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ब्यूलर। यूगन ब्यूलर नाम के पर्सन ने सबसे पहले सीजोफ्रेनिया टर्म का इस्तेमाल किया था। क्वेश्चन नंबर 8, नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट। नीचे बताए गए जॉइंट्स में से आपको उस जॉइंट टाइप को सेलेक्ट करना है जिससे नी जॉइंट का एग्जाम्पल माना जाता है। ऑप्शन ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऑप्शन बी हिंज जॉइंट, ऑप्शन सी पाइवोट जॉइंट, ऑप्शन डी सैडल जॉइंट। The right answer is option B, hinge joint. Hinge joint, in which a joint that permits motion in only one direction, such as ankle, elbow and knee joints. Hinge joints ऐसे joints होते हैं जिनमें एक ही दिशा में मूवमेंट होना संभव हो पाता है। जैसे आप गौर करिए, आपके जो घुटने का जॉइंट है, नी जॉइंट है, उसके अंदर सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट हो सकती है। उसे आप सिर्फ पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं, उसके अलावा किसी भी प्रकार की उसमें मूवमेंट संभव नहीं है। इसी प्रकार आप एल्बो जॉइंट को देखिए, अपने कोहनी वाले हिस्से को, इसमें भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव है और दूसरे किसी भी डायरेक्शन में ही। इसी प्रकार से एंकल जॉइंट भी है। तो आप याद रखिएगा, हिंज जॉइंट ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिनमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव होती है और इसके एग्जाम्पल हैं एंकल, एल्बो और नी जॉइंट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकाइट्रिक कंडीशन। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकाइट्रिक कंडीशन कौन सी है? ऑप्शन ए डिप्रेशन, ऑप्शन बी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन सी मैनिया, ऑप्शन डी डेलीरियम। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डेलीरियम। डेलीरियम को हम मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकाइट्रिक कंडीशन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेडिव डिस्काइनेशिया क्या है? ऑप्शन ए साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, कॉज ऑफ डिमेंशिया, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, कॉज ऑफ मैनिया। The right answer of this question is option A, side effect of antipsychotics. एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जो पेशेंट्स लेते हैं, उन पेशेंट्स में इस दवा के कारण यदि कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उसे हम ट्रेडिव डिस्काइनेशिया कहते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ट्राइडिव डिस्काइनेशिया एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के वजह से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन आर कॉमन इन सीजोफ्रेनिया? सीजोफ्रेनिया के पेशेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हेल्यूसिनेशन कौन से हैं? विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, ऑडिटरी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीजोफ्रेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑडिटरी। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन सीजोफ्रेनिया के अंदर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रकार के हेल्यूसिनेशन हैं। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है विदाउट एक्चुअल स्टिमुलाई की प्रेजेंस के पर्सन को परसेप्शन फील होना। पर्सन को फील होता है कि जैसे किसी ने उसे कान में आकर कुछ कहा, जबकि एग्जैक्टली वहाँ पर कोई नहीं होता। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हेल्यूसिनेशन टाइप है इन सिजोफ्रेनिया कंडीशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेल्यूशन इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ। डेल्यूशन किसका डिसऑर्डर माना जाता है? परसेप्शन का, थॉट का, ओरिएंटेशन का, या फिर मेमोरी का? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज थॉट। डेल्यूशन एक थॉट डिसऑर्डर माना जाता है। इसमें पर्सन में अनशेकेबल फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ हो जाता है।
Question number 13. Red currant jelly stool is seen in. किसी भी पर्सन में यदि रेड करंट जेली स्टूल देखने को मिले तो आप कौन सी कंडीशन का अंदाज़ा लगाएंगे? वॉल्वुलस, इंटरसेप्शन, माल एब्जॉर्प्शन, मैकल्स डाइवर्टिकुलम. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन कंडीशन में पर्सन में रेड करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन. थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 14. बर्थ वेट ऑफ अ चाइल्ड ट्रिपल्स बाय. नवजात शिशु का जन्म के समय का वजन 3 गुना किस एज पर होता है? 1 साल पर, 6 महीने पर, 1.5 साल पर, 2 साल पर. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 ईयर. बच्चे का वजन 6 महीने की उम्र पर डबल और 1 साल की उम्र पर ट्रिपल या 3 गुना हो जाता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है. क्वेश्चन नंबर 15. विच इज द ड्रग यूज्ड फॉर द क्लोजर ऑफ PDA. पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस के क्लोजर हेतु कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑप्शन ए डोपामाइन, ऑप्शन बी फेनोबार्बिटॉन, ऑप्शन सी इंडोमेथासिन या फिर ऑप्शन डी इम्यूनोग्लोबुलिन. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इंडोमेथासिन. इंडोमेथासिन ड्रग का इस्तेमाल हम क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. गैमोफोबिया मीन्स. गैमोफोबिया का क्या मतलब है? फियर ऑफ साउंड, फियर ऑफ मैरिज, फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन, फियर ऑफ स्पीड. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फियर ऑफ मैरिज. यदि किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को मैरिज से डर लगे, शादी से डर लगे, तो इस सिचुएशन को आप गैमोफोबिया के नाम से जानते हैं. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. Fear of marriage known as gamophobia. Fear of sound known as phonophobia. It is also called ligyrophobia. यदि किसी पर्सन को आवाज़ से, साउंड से डर लगे तो इसे आप फोनोफोबिया कहेंगे. इसे आप लिगायरोफोबिया के नाम से भी जानते हैं. फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन. यदि किसी पर्सन को सोशल आइसोलेशन से डर है तो उसे आप ऑटोफोबिया कहेंगे. It is also called monophobia, isolophobia, eremophobia. This is the specific phobia of isolation. इसे आप specific phobia of isolation कह सकते हैं. Question number 17. Most common type of anemia in pregnancy. प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एनीमिया टाइप कौन सा है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, pernicious anemia, none of these. The right answer of this question is option A, that is iron deficiency anemia. प्रेगनेंसी के दौरान जो मदर होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसके जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसका एक्सेस हो जाता है, एक्सपेंडेशन हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पर्सन में RBC की मात्रा कम हो जाती है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा. So, iron deficiency anemia occurs most commonly in the pregnant women. Question number 18. Stillbirth rate includes baby's death after. Stillbirth rate में हम किस उम्र के बच्चों की डेथ को इंक्लूड करते हैं? सिंपली स्टिल बर्थ को आपको डिफाइन करना है, बताना है. डेथ ऑफ बेबीज आफ्टर 20 वर्क्स, 24 weeks, 28 weeks, 32 weeks. The right answer of this question is option B, 24 weeks. Let's see the explanation. Stillbirth means birth of dead fetus after 22 weeks of pregnancy or fetal weight more than 500 grams. यदि किसी बच्चे का जन्म
या फिर डेड बच्चे का जन्म 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद हो या फिर 500 ग्राम वजन बच्चे का हो, तो ऐसे बर्थ वाले बच्चे स्टिल बर्थ कहलाते हैं। स्टिल बर्थ के अंदर डेड बेबी जन्मते हैं, लेकिन उनका जन्म 22 सप्ताह की प्रेगनेंसी के बाद होता है या फिर उनका जन्म के समय वजन 500 ग्राम से अधिक होता है, तो ऐसे बच्चों को हम स्टिल बर्थ के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। What is the absolute contraindication for pertussis vaccine? नीचे बताए गए ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिस कंडीशन के होते हुए आप पर्सन में पर्टुसिस वैक्सीन नहीं देंगे। ऑप्शन ए डायरिया, फीवर, माल न्यूट्रिशन या फिर कन्वर्जन। ऑप्शन डी कन्वर्जन्स। यदि किसी पर्सन में कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो उस पर्सन में आप पर्टुसिस वैक्सीन कभी भी एडमिनिस्टर ना करें। पर्टुसिस वैक्सीन के कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टू वैक्सीन, यदि पर्सन में इस वैक्सीन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी है तो आप उसे कभी भी पर्टुसिस वैक्सीन ना दें। शॉक की कंडीशन में है, कोलैप्स की कंडीशन में यदि पेशेंट है तो उसमें भी ये वैक्सीन नहीं लगाएं। परसिस्टेंट स्क्रीमिंग, फीवर ओवर 40.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि पर्सन में लगातार लंबे समय से फीवर है 40.5 डिग्री से ऊपर, तो उस पर्सन में भी ये वैक्सीन ना लगाएं। पर्सन में यदि कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो आप उन्हें कभी भी ये वैक्सीन ना दें। क्वेश्चन नंबर 20। In the definition of epidemiology, determinants generally include। एपिडीमियोलॉजी में कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स को इंक्लूड किया जाता है? होस्ट, कॉज एंड रिस्क फैक्टर, कंट्रोल मेजर्स एंड सोर्स। इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। एपिडीमियोलॉजी डिटर्मिनेंट्स में हम कॉजेज और रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Determinants of epidemiology includes causes or agents, risk factors and mode of transmission। एपिडीमियोलॉजी के डिटर्मिनेंट्स में हम 3 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, कॉजेज और एजेंट्स, रिस्क फैक्टर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन अक्सर और एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एपिडीमियोलॉजी के ट्रायड कौन कौन से होते हैं, या फिर एपिडीमियोलॉजी ट्रायड में हम किन्हें किन्हें इंक्लूड करते हैं, तो आप बताइएगा एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट एपिडीमियोलॉजी ट्रायड मॉडल में आते हैं, जबकि एपिडीमियोलॉजी के डिटर्मिनेंट्स आपसे पूछे जाएं तो उनमें कॉज और एजेंट्स, रिस्क फैक्टर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्हें इंक्लूड किया जाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इट्स नेम फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक यू।